ये सब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या बेसिक्स पता होना चाहिए? ये एक पता होना चाहिए क्या, कोणीय आवर्धन क्षमता, कोणीय आवर्धन क्षमता पता होना चाहिए। और कोणीय आवर्धन क्षमता की डेफिनेशन या फिर उसका फॉर्मूला जब लिखोगे तो उससे पहले यह पता होना चाहिए कि दर्शन कोण क्या होता है। उससे पहले यह पता होना चाहिए दर्शन कोण क्या होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दर्शन कोण को? ऑप्टिकल विजिबल एंगल, विजिबल एंगल। दर्शन कोण सिंपल सा क्या बताया था कि अगर सपोज कोई वस्तु है यहाँ पे, चलो बताओ क्या बताया था, कोई वस्तु है सपोज ये ए बी, यस गुड, और ये है हमारी नेत्र आंखें। यहाँ से हम सपोज वस्तु को इस एंगल से किसी एंगल से देख रहे हैं, तो हमारी वस्तु द्वारा हमारी नेत्र पर बना कोण दर्शन कोण कहलाता है, और उसको दर्शन कोण अल्फा से दिखाते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, अगर ये हमारी आंखें और ये वस्तु है ए बी, तो हमारी आंखों द्वारा, वस्तु द्वारा हमारी आंखों पे जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे? अल्फा से दिखाएंगे। इस दर्शन कोण को हम कहेंगे अल्फा। और वैसे ही एक दर्शन कोण होता है प्रतिबिंब का। अगर आप बीच में लेंस वगैरह लगा दो और प्रतिबिंब द्वारा जो नेत्र पर कोण बनेगा उसको किस चीज से हम दिखाते हैं? बीटा से। तो दर्शन कोण क्या होता है? दर्शन कोण मतलब, दर्शन मतलब क्या होता है? देखना। तो देखते समय कितना एंगल बन रहा है, कितना कोण बन रहा है हमारी आंखों पे। अब किसको देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर वस्तु को देख रहे हैं तो अल्फा एंगल बनेगा, ठीक है। और अगर प्रतिबिंब को देख रहे हैं तो हमारी आंखों पे जो एंगल बनेगा उसको हम किस चीज से दिखाएंगे? बीटा से। कोणीय आवर्धन क्षमता को कैपिटल एम से दिखाना था, ठीक है। एंगुलर मैग्निफिकेशन कैपेसिटी, इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं। और ये सिंपल सा प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण अल्फा के अनुपात को कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ये सारी चीजें। अब सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, ये सब आपने या तो अपने स्कूल में देखा होगा या टीवी में देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा ये क्या होता है। तो ये देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास। ये कौन सा सूक्ष्मदर्शी है? सरल वाला, सबसे सिंपल वाला ये है। सरल क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल सा बीच में एक लेंस लगा है, ठीक है। ये सिंगल एक लेंस लगा है, इसके अलावा और कोई लेंस नहीं है। मोटा सा लेंस है, द्वियुक्ता लेंस की तरह, दोनों साइड से उभरा हुआ। तो ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी हो गया। हाथ में आए और देख लेना दोनों साइड से उभरा हुआ है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है ये क्या है? ये टेलीस्कोप है जो ऊपर खगोलीय दूरदर्शी के लिए यूज होता है, इस टाइप की टेलीस्कोप। और ये क्या है? चलो ये भी तो टेलीस्कोप ही है। और ये क्या है? ये वाला जो है ये है माइक्रोस्कोप। इसी को हम कौन सा माइक्रोस्कोप कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जो आज का टॉपिक है, कंबाइंड माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब आपके सिलेबस में सूक्ष्म ये है तो ये सारी चीजें, लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी पे कभी क्वेश्चन ऐसे बनता नहीं है। क्वेश्चन मेनली डेरिवेशन बनेगा 5-5 नंबर के, तो वो तीनों पे बनेगा, या तो संयुक्त पे या खगोलीय पे या परावर्ती पे। जो परावर्ती वाला है हमें अभी ये वाला करना है, ठीक है, ये वाला। अब जो परावर्ती वाला है दूरदर्शी, उसमें ना डेरिवेशन है ही नहीं, उसमें सिर्फ डायग्राम है। डायग्राम को हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, समझा देना है, क्योंकि उसमें परावर्ती दूरदर्शी के ऐसा नहीं है कि डेरिवेशन नहीं है तो उसमें फॉर्मूला नहीं है, उसका भी हमें आवर्धन क्षमता निकालना है। एक चीज याद रखना, ये तीनों या जितने भी हम डेरिवेशन करते हैं सूक्ष्मदर्शी वाला या दूरदर्शी वाला, उन सब में निकाला क्या जाता है? आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता का क्या मतलब होता है? आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफाई कर देना, जूम कर देना। कि कोई सूक्ष्मदर्शी हो चाहे दूरदर्शी हो, दूरदर्शी क्या है? दूर स्थित कोई वस्तु है, हमें उसको देखना है। अब कोई वस्तु भले कितना ही बड़ा हो लेकिन दूर है तो छोटा सा दिखेगा। और सूक्ष्मदर्शी मतलब जो सच में छोटा सा है उसको देखने के लिए। तो जो भी हो, हमें छोटी चीज़ को ही देखना है, और छोटी चीज़ के वस्तु का प्रतिबिंब हमें बड़ा चाहिए। तो कोई दर्पण या कोई लेंस किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना बड़ा कर सकता है, उसी को आवर्धन क्षमता कहते हैं। उसकी कैपेसिटी कितनी है। बड़ा लेंस यूज करोगे तो हो सकता है बड़ा जूमिंग करे, छोटा लेंस लोगे तो हो सकता है उसका पावर कम हो जूम करने का या फिर उसको मैग्नीफाई करने का, ठीक है। तो हमें हर जगह आवर्धन क्षमता ही बेनली निकालना है। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
और तीनों ही या चारों सूक्ष्मदर्शी में एक और चीज पता होना चाहिए कि एक में तो पहले वाले में तो बता दिया कि इसमें सिंगल लेंस यूज होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है सिंपल वाला। बाकी के जो सूक्ष्मदर्शी आपको दिख रहे हैं, स्पेशली खगोलीय और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इनमें कितने लेंस यूज होते हैं? 2। तो मैं इधर बना देता हूं। ये एक लेंस है, ठीक है, और दूसरा लेंस तब तक ड्रॉ नहीं करूंगा तब तक कि मैं पहले लेंस से इमेज प्राप्त ना कर लूं। आपके लिए भी यही सजेशन है, जब डायग्राम बनाना बाद में नहीं, अभी नहीं, जब भी बनाना डायग्राम तो घर पे ही बनाना, फोटो ले लेना वरना टाइम लग जाएगा बनाने में। जब भी डायग्राम बनाना पहले लेंस से पहले पूरा कंप्लीट कर लेना काम, उसके बाद दूसरा लेंस बनाना, वरना दिक्कत हो जाती है बहुत। तो ये आपका पहला लेंस है जो वस्तु के नज़दीक है। अब क्योंकि ये लेंस वस्तु के नज़दीक है इसलिए वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इस लेंस को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। हिंदी में भी नाम बता देता हूँ, बट यही सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में ही याद रखो। अब हिंदी में इसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, ठीक है। ये किसके सामने रखा गया है ये लेंस? एक वस्तु के सामने। तो मान लो इसके सामने एक वस्तु है, मान लो ये इसके सामने वस्तु है, वस्तु का नाम मैं लिख देता हूं ए बी, मतलब उसका हेड और सर और पैर के मतलब हाइट ऊपर से और नीचे का जो हिस्सा है उस पर बस मैंने नाम लिखा है ए बी, छोटा भी हो सकता है पिन पॉइंटेड। अब मेन है इसका रे डायग्राम, कैसे कैसे प्रकाश जा रहा है। रे डायग्राम समझने में अब दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने बहुत सारे पीछे ऑप्टिक्स के डेरिवेशन पढ़ लिए हैं, कौन कैसा जाता है अब तुम्हें आइडिया लग गया है। एक रे डायग्राम है, शायद से वो अभी तक नहीं बना किसी डेरिवेशन में, मेरे हिसाब से शायद बना नहीं है। याद रखना कोई भी अगर प्रकाश लेंस के बिल्कुल बीचों बीच जाए, एक तो बीचों बीच का मतलब यह है ऐसे में जाए, तो मैंने कहा है कि वो बिना भटके वो सीधा निकल जाता है। सेम वैसे ही अगर कोई लेंस से प्रकाश ऊपर से ऐसे जाए, ऐसे, इसे क्या बोलते हैं? सेंटर को। इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रकाशिक बिंदु, ऑप्टिकल सेंटर। किसी लेंस के एकदम बीच का जो पॉइंट होता है उसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक बिंदु। तो अगर कोई प्रकाश बिल्कुल प्रकाशिक बिंदु से होकर जा रहा है तो उसमें भी वही होगा कि वो कहीं पे भी भटकेगा नहीं, उसको फिर फर्क नहीं पड़ेगा कि वो विरल से सघन में गया कि सघन से विरल में गया, वो क्या होगा? सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम प्रकाश को दो टाइप से गुजारेंगे, एक तो हम उसको मुख्य पृष्ठ के समांतर ले जाएंगे और दूसरा हम ले जाएंगे उसको बिल्कुल प्रकाशिक बिंदु से। तो पहले प्रकाशिक बिंदु से इसको ले जाते हैं। तो क्या समझा है आपको? अगर प्रकाशिक बिंदु से जा रहा है तो वो क्या होगा? प्रकाश सीधा निकल जाएगा आगे, ठीक है, ये सीधा आगे निकल जाएगा। अब मैं इतने आगे आगे क्यों बढ़ा रहा हूँ डायग्राम, या लाइट को अभी फ्यूचर में पता चलेगा जब मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगा, दूसरा लेंस बनाऊंगा। तो ये आपका प्रकाश था, कहाँ से होकर गुजर के चला गया? प्रकाशिक बिंदु से आपतित हुआ और अपवर्तित हो गया। फिर वहीं से एक और प्रकाश की हम किरण दिखाएंगे और वो इस मुख्य पृष्ठ के समांतर होगा। बताओ, ये तो बताया मुख्य पृष्ठ के अगर समांतर होता है तो क्या होता है? ये प्रकाश मुख्य पृष्ठ के एकदम समांतर है, मतलब मुख्य पृष्ठ नीचे एकदम उसके सामने से गया है। तो कोई प्रकाश आपके मुख्य पृष्ठ से अगर समांतर होता है तो वो फोकस से होकर निकलता है, ठीक है। पहले भी बताया है कि कोई प्रकाश यदि अनंत से आ रहा हो तब भी वो कहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा? फोकस पे। और अगर कोई प्रकाश मुख्य पृष्ठ के एकदम समांतर हो तो वो भी कहाँ पर जाके मिलेगा? फोकस पर, ठीक है। तो अब वहाँ पे फोकस कैसे? वहाँ पे दो, एक लेंस है, एक लेंस के दो परावर्तक पृष्ठ होते हैं, अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। तो उसके दो फोकस होंगे। कैसे? ये मैंने लेंस वाले डायग्राम में पहले भी समझाया है। जैसे ये लेंस है तो ये लेंस का पहला पृष्ठ है, तो पहला पृष्ठ है, इसका मतलब इसका फोकस इस साइड होगा कहीं पे, इसका फोकस यहाँ होगा, फोकस बिंदु या फोकस दूरी F।
ठीक है, फोकस बिंदु है तो बिंदु को एफ से दिखाएंगे, कैपिटल एफ से दिखाएंगे। और अगर दूसरा कोई पृष्ठ है तो लेंस का पहला पृष्ठ ऐसा है तो दूसरा पृष्ठ ऐसा है, तो दूसरा पृष्ठ इस साइड झुका हुआ है, तो इसका फोकस किस साइड होगा, इधर। और दोनों साइड अलग अलग डिस्टेंस मत ले लेना, जितना इसका डिस्टेंस है उतने इसका भी डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हम सेम टाइप के लेंस लेंगे, दोनों पृष्ठ सेम लेंगे, तो इसका फोकस दूरी यहाँ पर। अब मैं ये बताया क्यों, आप खुद देख के बताओ। अगर प्रकाश लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो आप पहले किस लेंस से टकरा रहा है प्रकाश, किस पृष्ठ से, पहले वाले से। उसका फोकस इस साइड होना चाहिए कि उस साइड होना चाहिए, राइट साइड होना चाहिए। तो राइट साइड में कोई बिंदु मान लेता हूँ एफ, हालांकि मैं इधर भी मान सकता हूँ, सेम डिस्टेंस को नाप करके मैं इधर भी मान सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर कहीं मान लेता हूँ, इधर कहीं मान लेता हूँ, ये उसका ज़रा छोटा हो जाएगा क्योंकि मुझे बड़ा डायग्राम चाहिए। यहाँ कहीं मान लेते हैं, ये फोकस बिंदु क्या हो गया, एफ। याद रखना, फोकस बिंदु को एफ से दिखाते हैं, बट फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, बिंदु को कैपिटल एफ से। ओके, ये हो गया। अब देखो जरा इसे। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी है या फोकस बिंदु है ऑब्जेक्टिव लेंस की, अब क्योंकि यहाँ पे दो लेंस आएंगे, एक छोटा लेंस एक बड़ा लेंस, एक ऑब्जेक्टिव एक आईपीएस, तो आईपीएस लेंस का भी अपना फोकस होगा, ठीक है। तो हर चीज़ दो दो बार रिपीट होने वाली है, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे छोटा सा लिख देंगे ओ। ओ का मतलब ये क्या है कि ये जो फोकस दूरी है किस लेंस का है, ऑब्जेक्टिव लेंस का है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी है। सेम उतना ही डिस्टेंस पे इस साइड से भी होगा, क्योंकि इस साइड से हमें डायग्राम में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम बिना मतलब लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डायग्राम में बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। अच्छा, तो प्रकाश को गुजारा मैंने अभी तक वहाँ से फोकस से, प्रकाश को फोकस से गुजार दो, क्योंकि प्रकाश इसके समांतर आ रहा है, इसका मतलब ये इसके फोकस से होकर जाएगा। ये रहा फोकस, मुझे और नज़दीक लेके आना चाहिए था क्या, ये फोकस है और इससे मैंने ये गुजार दिया। ये जानबूझकर थोड़ा आगे जा रहा है, तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। इसीलिए कहते हैं ऑप्टिक्स में हमेशा पेंसिल लेके बैठे रहना, डायरेक्ट पेन से हीरो मत बनना फिर, क्योंकि मिटाना पड़ेगा 1000 बार, पेंसिल लेके ही बैठना। तो क्योंकि मैं उधर रखता तो और आगे जाती लाइन, बहुत लंबा डायग्राम बन जाता। तो ये बन गया पहले लेंस का जो काम है ऑब्जेक्टिव लेंस का, कि वो एक वस्तु रखा है मैंने, ये भी एक वस्तु लेंस, एक वस्तु से प्रकाश एक बार समांतर गया और एक बार ऑप्टिकल सेंटर से गया। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधा निकल जाएगा, जो मुख्य पृष्ठ के समांतर जाएगा वो फोकस से होकर जाएगा। और एक तीसरा प्रकाश, या वो मैंने हर डेरिवेशन में बताया, वो चुपचाप अपना काम करता रहता है, हमें वो दिखाते भी नहीं, हम कई बार मेंशन भी नहीं करते, बट वो अपना काम हमेशा करता रहेगा। ये तो उसका अप है, एक बॉटम भी तो है। एक प्रकाश चुपचाप यहाँ से जाता है, लेंस है तो चुपचाप यहाँ से निकल जाएगा, और दर्पण होगा तो टकरा करके वापस परावर्तित हो जाता है। तो एक प्रकाश पूरे ऑप्टिक्स में यहाँ से सीधा जाएगा और सीधा जाके आगे ऐसे सीधा आगे निकल जाएगा, उसको हम कभी मेंशन नहीं करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं या उसको लिख नहीं रहे या दिखा नहीं रहे हैं, तो वो है नहीं, वो चुपचाप अपना काम करता रहेगा, ठीक है। अभी तक जो रे डायग्राम बना समझ में आया? अब आपको क्या बताया गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहां परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश आपस में टकराती हैं। कहाँ टकरा रही है, दिख रहा है कहीं टकराते हुए? तो अपवर्तन के पश्चात, ब्लू वाले ने अपवर्तन किया, रेड वाले ने अपवर्तन किया, अपवर्तन के पश्चात यहाँ आके टकरा रही है कहीं पे, तो जहाँ आके टकराएंगे। अच्छा, टकराना वर्ड सही है, साइंस में टकराने वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदित करती है या इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। मैथ में भी यूज होता है ये वर्ड, प्रतिच्छेद रेखा है या प्रतिच्छेदी रेखा है। यस, तो ये दोनों रेखा एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं। जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरसेक्ट, जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपको इस वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। अब कैसे प्राप्त हुआ, देखो ये लाइट जो है, ये दोनों लाइट ए से जा रही है ना, तो ए से ये लाइट नीचे जा रही है, तो इसको भी मैं ए डैश कहूँगा, और ये बी है। मैंने कहा ये अपना काम चुपचाप करेगा, तो एक लाइट यहाँ से भी तो जा रही होगी, तो बी वाली लाइट यहाँ पर आ रही है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, बी डैश। अब एक बात बताओ, जो उधर हमें इमेज प्राप्त हुआ
वो वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? कॉमन सेंस लगाओ, दिखने में क्या लग रहा है? अगर ये वस्तु है, देखो ये वस्तु इतना सा है, इतना सा, तो उसका इमेज इतना सा है? नहीं, लगभग उसका डबल है, बड़ा है ना। इसीलिए हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं ताकि छोटी सी वस्तु को थोड़ा बड़ा करके दिखाएं। बट अभी भी हम सब वो नहीं है, खुश नहीं है, हमें उतना बड़ा नहीं, अभी हमें और बड़ा चाहिए, इसलिए हम दूसरा एक लेंस एक और ऐड करेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि ये जो प्रतिबिंब बना ये सीधा है या उल्टा है? उल्टा है। यहाँ देखो ए भी ऐसा है और यहाँ देखो ए भी, ए नीचे हो गया, उल्टा है ना, इन्वर्टेड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चलो हमने एक छोटे से वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब, छोटे से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब तो प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ा तो नहीं बोलूंगा मैं। अब इस प्रतिबिंब का बहुत बड़ा प्रतिबिंब हमें बनाना है, ठीक है। अब एकदम छोटे से हम कोई चीज़ हम माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं, इसका मतलब वो हमें नंगी आंखों से दिख नहीं रही है, हम नॉर्मल इंसानी आंखों से उसको नहीं देख सकते, इसीलिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ रही है। फिर भी हमने उसको बड़ा किया, बट उतना बड़ा भी पर्याप्त नहीं है, हमें उसको और बड़ा करना है। तो अब हम इसमें एक और लेंस यूज करेंगे, जो लेंस हमारे आंखों की तरफ होता है, और उस लेंस को कहते हैं आईपीस लेंस, नेत्रिका लेंस। जो नेत्र की तरफ होगा उसे नेत्रिका लेंस कहेंगे। और ध्यान ये रखना है कि माइक्रोस्कोप में जो आईपीस लेंस होता है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की तुलना में क्या होता है, बड़ा होता है साइड में। और यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो पीछे के 2 डेरिवेशन में मैंने पढ़ाया है। पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, ठीक है। पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बना है ना, अब ये प्रतिबिंब जो है उस लेंस के एकदम सामने है, जैसे ये वस्तु लेंस के सामने थी। तो अब ये जो प्रतिबिंब है जो पहले लेंस से बना, अब वो दूसरे लेंस के लिए क्या बन जाएगी, वस्तु। और इसको वो वस्तु मान के इससे भी बड़ा प्रतिबिंब एक प्राप्त करेगी। तो पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है। ये पीछे के 2 डेरिवेशंस में मैं बता चुका हूँ। आपको लेंस इतना बड़ा बनाना है कि वो लेंस इससे टकरा जाए, मतलब ये जो वस्तु से जो प्रतिबिंब से जो प्रकाश निकल रही है ना बाहर, वो प्रकाश उस लेंस से कहीं ना कहीं टकराए। हमें वो लेंस इतना बड़ा करना है, मतलब मिनिमम इतना तो करना ही पड़ेगा लेंस नीचे साइड से। तो जितना नीचे से ऊपर रहेगा उतना ही ऊपर से भी रहेगा लगभग। तो हमें लेंस को इतना बड़ा तो करना है कि वो इससे टकराए। तो उस हिसाब से हम देखते हैं, कहीं कैपिटल ई से कहीं स्मॉल ई से दिखाते हैं। ये नेत्रिका लेंस कहलाता है। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं आईपीस लेंस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, नेत्रिका लेंस। ये रहा, ऑब्जेक्टिव लेंस को ओ से दिखाया और आईपीस लेंस को किस चीज से दिखाया मैंने, ई से, ठीक है। तो वहाँ और ई का मतलब समझ जाना, एक का मतलब ऑब्जेक्टिव है, एक का मतलब आईपीस है, ओके। इसे कैपिटल ओ से दिखाया है, इसे भी स्मॉल ई से दिखा दो, कैपिटल ई से दिखा दो। अब एक चीज ध्यान दो, क्या बताया था, पहले लेंस से प्राप्त प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए किसका कार्य कर रही है, वस्तु का कार्य कर रही है। अब इधर थोड़ा रे डायग्राम ध्यान से देखना। देखो, अगर अब ये ए डैश बी डैश वस्तु बन गया इसके लिए, अब भूल जाओ कि ये किसी का प्रतिबिंब है, वो सब भूल जाओ। ये वैसे जैसे सास भी कभी बहू थी, तो ये बहू थी, अब यहाँ के सास, अब जो हटाओ वो सब सास बहू। अब ये पहले वस्तु था, ये प्रतिबिंब बन गया। अब बस इतना समझो कि अब ये किसका काम कर रहा है, वस्तु का। और क्या कहा है, देखो वस्तु से ये जो प्रकाश है, हमने जानबूझकर लेंस ऐसे एडजस्ट किया, हमें लैब में भी उस लेंस को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, वो बड़ा ही होता है। इस लेंस को ऐसे तरीके से एडजस्ट करना है कि ये जो प्रकाश है वो जा करके इस पर टकराए। अब प्रकाश लेंस पे टकराएगा तो अपवर्तन होगा उसका, फिर सरल से विरल, विरल से सघन बताया है, अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब से दूर जाएगा। जो भी आएगा इसका फाइनल नतीजा क्या होगा वो मैं समझा रहा हूं। देखो, अब ये रेड, और इसी में भी बोलता हूँ कि बहुत बड़ा डायग्राम बन जाता है, इसी को पेंसिल से बार बार एडजस्ट करना होता है। अब देखो, ये प्रकाश यहाँ पे टकरा गया, यहाँ पे। अब होगा क्या, अब ये सघन, ये फाइनली लेंस से बाहर आएगा। लेंस सघन माध्यम है और वायु कैसा है, विरल। और बताया है आपको बहुत बार कि सघन से विरल में अगर प्रकाश आएगा तो वो अभिलंब से दूर भागता है। अब इसका अभिलंब तो इस साइड है, ये पृष्ठ है ना, दूसरा पृष्ठ, इसका फोकस या इसका
क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र इस साइड, वो क्या कहते हैं वक्रता केंद्र इस साइड होगा, तो इसका फोकस भी इसी साइड होगा। ठीक है, अब ये लेंस है, इसका फोकस इस साइड है, तो इससे दूर भाग रहा है। अब इतना समझ में नहीं आ रहा तो सीधा समझो कि ये जो होगा ये ऐसे भागेगा ऊपर की तरफ, नीचे नहीं भागेगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा। और ऐसे अगर आप चाहोगे, ये रेड वाला इंक दिखता नहीं है अच्छे से कैमरे में क्योंकि हल्का होता है ना एकदम, जबकि नया मार्कर है एकदम। इसको और ऊपर बढ़ा लो, जितना बड़ा बोर्ड है मैं उतना बना देता हूँ समझाने के लिए बस। वैसे ही वही काम होगा ब्लू वाले के साथ भी, जो ब्लू लाइन है। बस मेरे डायग्राम को ध्यान से देखना, ये भी अपने उससे क्या कहते हैं अभिलंब से दूर भागेगी और उस चक्कर में इसका ऐसा कुछ होगा, ये ऐसे बनेंगी। तो ये आपतित प्रकाश है और ये क्या प्रकाश है, अपवर्तित। ध्यान देना है, ये प्रकाश जो रेड और ब्लू वाली लाइन दिख रही है, लाइट दिख रही है, क्या लग रहा है ये कभी फ्यूचर में आपस में टकराएंगी? दूर जाते रह रही हैं समय के साथ। ठीक है, अब हमें प्रतिबिंब का हमें वस्तु का प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश आपस में क्या होंगे, टकराएंगे। ये कभी नहीं टकराएंगे। देखो साफ लग रहा है कि जैसे जैसे इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है ये दूरी चलते जा रही है, और हमें पता है कि हम लेंस के सामने वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब मिलता है। ये तो हमें पता है कि हम लेंस के सामने कुछ रखेंगे तो हमें उसका बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। तो ऐसे तो नहीं मिल रहा है बड़ा प्रतिबिंब, तो वो प्रतिबिंब मिल कैसे रहा होगा? यस, वो पीछे के 2-3 डेरिवेशन मैंने बताया है कि जब प्रतिबिंब सीधा ना मिल रहा हो, जब सीधी सीधी लाइट आपस में कनेक्ट नहीं हो रही हो, तब एक काम करो, उस लाइट को पीछे की तरफ ड्रॉ करो। क्योंकि अगर प्रतिबिंब मिल रहा है तो हम कन्फर्म है कि ये कहीं ना कहीं तो ये टकराया होगा। ठीक है, या तो सीधा टकराया होगा, जैसे ये सीधा टकराया आपस में जाके यहाँ पर आगे आपस में कहीं ना कहीं टकराया, या तो अगर वो सीधा नहीं टकराया तो वो पीछे उसको ड्रॉ करो और वो पीछे कहीं ना कहीं पक्का टकराया होगा, क्योंकि ये तो कन्फर्म है कि प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, और क्यों मिलेगा वो अब पता चलेगा, ऐसे तो नहीं मिलेगा, आगे ड्रॉ करोगे नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा प्रकाश को? पीछे एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो ब्लू और रेड दोनों के लिए काल्पनिक रेखा ड्रॉ कर लो। जैसे ये ब्लू वाला है, सेम प्रकाश को मैं कहाँ की तरफ ले जा रहा हूँ? पीछे की तरफ। मुझे नहीं पता ये कहाँ आगे टकराएगा, इसलिए मैं पूरा लाइन खींच देता हूँ अपना, जो मिटाना होगा मिटा दूंगा ये। और क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है इसलिए इसको किस चीज़ से ड्रॉ करूँगा? काल्पनिक है लेकिन इसी से हमें असली इमेज प्राप्त होगा। ठीक है, वैसे रेड वाले को पीछे की तरफ ड्रॉ करता हूं, रेड वाले को। हालांकि ये वाला डायग्राम मेरा परफेक्ट बन गया है, जितना चाहे मैं उतना एंगल रख सकता था। ये अच्छा खासा मुझे मिल गया है। इसको थोड़ा और ऐसे में बना देते हैं, सीधा जाना चाहिए ना, ये ऐसे प्रकार से थोड़ा इसको और एक्स्ट्रा खींच देता हूँ मैं रेड वाले को, ताकि वो इंटरसेक्ट होते हुए साफ साफ दिखे। ये देखो, ये भी काल्पनिक रेखा है, या वहां से तो वास्तविक है, ये तो वास्तविक है, और वास्तविक वाले देखो कभी मिल ही नहीं रहा था, लेकिन काल्पनिक वाले को जब पीछे की तरफ ले गए तो दिख रहा है टकरा रहे हैं। और क्या बताया, जहां पर दो प्रकाश आपस में परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रतिच्छेदित होती हैं, वहीं पर क्या प्राप्त होता है? वस्तु का प्रतिबिंब। तो अभी के लिए हमारे लिए वस्तु कौन था? A', B'। अब उसका प्रतिबिंब क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे। अब वो देखो, वो हमारे हाथ में नहीं है। ये जो प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो रहा है ना, हो सकता है घर पे बनाओ तो हो सकता है इससे पहले ही प्राप्त हो जाए, हो सकता है कि वो प्रतिबिंब एकदम पीछे जाके प्राप्त हो सकता है वो प्रतिबिंब बहुत ज्यादा पीछे प्राप्त हो, कहीं ना कहीं तो टकराएगा। ठीक है, तो अलग अलग बुक में अलग अलग अगर मिल गया तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इधर कहीं बना लेता हूँ। अलग अलग बुक में अलग अलग पोजीशन का मतलब क्या है कि किसी बुक में हो सकता है लेंस से पहले मिल जाए, किसी बुक में लेंस के पीछे मिले। आप जो बना रहे हो सकता है उसमें लेंस के पीछे मिले, ठीक है, हो सकता है लेंस के आगे मिल गया मेरी तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकाश जो आ रहा है तो ये मतलब कैसे मतलब ये पीछे लगे?
क्योंकि आगे तो ये कभी टकरा ही नहीं रहा है ना, क्योंकि प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अब हमें, अगर हम लेंस में देख रहे हैं तो हमें पता है कि छोटी वस्तु का बड़ा इमेज बना है, हम लेंस में झांक रहे हैं, बड़ा इमेज बना है, इसका मतलब कन्फर्म है प्रकाश कहीं तो टकराया होगा, ठीक है। तो अब सीधा तो नहीं टकरा रहा है, तो अब इसका दूसरा तरीका हो सकता है, अगर वो सीधा नहीं टकरा रहा है तो उसका मतलब वो कहाँ टकरा रहा होगा, पीछे की तरफ से टकरा रहा होगा कहीं ना कहीं से। क्योंकि मैं इस कंडीशन में हमें रिजल्ट पहले से पता है, रिजल्ट तो हमने लेंस के अंदर झांका और पता चल गया कि हाँ प्रतिबिंब बन रहा है। अब प्रतिबिंब कैसे बन रहा है वो उसका रे डायग्राम बना करके पता चलेगा कि सीधा नहीं बन रहा है, वो एक्चुअल में कहाँ लेना पड़ रहा है, आभासी पीछे की तरफ लेना पड़ रहा है। तो अब देखो ये प्रकाश आए कहाँ से थे, ये रेड और ब्लू वाले प्रकाश ए डैश की तरफ से निकले थे ना। अब ए डैश की तरफ से निकले थे तो ये जा करके यहाँ आ रहा है, और अगेन ये काम जो बी वाला है या बी डैश वाला है वो अपना काम करता रहता है, तो ये इधर आ गया, इधर कहीं ए डबल डैश कर दूं इसे, ए डैश का ए डबल डैश, और ये बी वाला जो हिस्सा है उसको क्या कह देता हूँ, बी डबल डैश कर सकता हूँ, बहुत छोटा सा है। अब फाइनल इमेज पे ध्यान दो, फाइनल इमेज वस्तु की तुलना में देखो कितना बड़ा है, इसीलिए हम, बहुत बड़ा है ना, इसीलिए हम इसमें किसका यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ताकि हम छोटी वस्तु की इमेज को बड़ा सा इमेज प्राप्त कर सकें, इसीलिए इसका यूज होता है, ठीक है। ये इमेज चाहो तो, अगर ये डायग्राम वगैरह एडजस्ट करना हो तो आप चाहो तो इसको पीछे भी प्राप्त कर सकते हो। मैक्सिमम बुक में जो इमेज मिलेगा वो इसके पीछे मिलेगा, वो हमारे हाथ में है। हम जब पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो तो हमारे हाथ में है कि हम ये रेड वाली लाइन को कितने एंगल पे टकराना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो इसको और पीछे भी टकरा सकते हैं, कर सकते हो, इसको पीछे से ड्रॉ करके बनाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा कहाँ टकरा रहा है। इतना रखोगे इतना भी ठीक है। हाँ, एक और काम है, वो तो हमने दिखाया ही नहीं, क्योंकि हमें मैग्निफिकेशन निकालना है और उसके लिए अल्फा और बीटा का पता होना जरूरी है, कोण का तो पता होना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना तो निकल ही नहीं सकता है डेरिवेशन। तो अल्फा क्या होता है, वस्तु द्वारा नेत्र पे बना कोण। तो वस्तु कौन है ये, और कोण किस पे, यही पहला लेंस आपको दिख रहा है, तो लेंस तो हटाओ, लेंस की जगह समझो हमारी आंखें रखी हुई हैं कहीं पे, उस साइड ही रखी है, बना दूंगा मैं अभी, हालांकि तो बनाने की जगह ही नहीं है, इधर बनानी चाहिए थी मुझे आंखें कहीं पे। तो वस्तु द्वारा जो लेंस पे कोण बन रहा है, ये वस्तु है उस पे, और यहाँ सपोज कर लो हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि उस समय तो लेंस वगैरह कुछ है ही नहीं, हम यहाँ पर आंखें डाल के देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कौन सा कोण दिख गया, अल्फा। अब इधर जो अल्फा एंगल बनेगा सेम वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, अल्फा। समझिए कैसे, कौन सा कोण कहते हैं, शीर्षा भूमि, पता नहीं क्या कहते हैं ऐसे मैथ में। ये अगर अल्फा बन रहा है तो सेम उतने ही डिस्टेंस पे इधर एंगल लोगे तो वो भी क्या है, अल्फा, ठीक है। क्योंकि देखो सेम लाइन, सेम प्रकाश जा रही है रेड वाली, और सेम परावर्तक, सेम ये गया है प्रिंसिपल एक्सिस, तो दोनों पे कौन सा एंगल बनेगा, सेम। और विजिबल एंगल किसे कहते हैं, उसको बीटा किसे कहते हैं, प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण। अब प्रतिबिंब तो ये है, अब इसके द्वारा क्या है, इस पे कनेक्ट करना है, जैसे हमने वस्तु से कनेक्ट किया था ऑब्जेक्टिव लेंस को, वैसे प्रतिबिंब से कनेक्ट करना है आईपीएस लेंस को। तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, एक अलग कलर की एक इमेजिनरी लाइन। उस लाइन का काम सिर्फ मैथमेटिक्स में डेरिवेशन सॉल्व करना है, मतलब ये डेरिवेशन सॉल्व करना है, एक्चुअल में वो लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, ये बस मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ, ये लाइन का, क्योंकि हमें बीटा एंगल दिखाना है। ये लगभग यहाँ पर ये, अब क्योंकि ये सच में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको काल्पनिक है, हमने अपने बस फायदे के लिए इसका यूज किया है, तो इसको डॉटेड लाइन से शो करो ये। और ये लाइन क्यों शो किया, क्योंकि बीटा क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा वस्तु पर बना कोण, तो भी प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पे बना कोण, सॉरी, तो ये हो गया यहाँ पे बीटा। इसको भी यहाँ से चाहो तो बीटा दिखा सकते हो, ये भी बीटा होगा, तो उधर से तो हमें कोई मतलब नहीं है, इधर से ही मतलब है। तो इस एंगल को हमने क्या दिखा दिया, ये एंगल क्या है, बीटा है। कौन सी, ये वाली, ये ग्रीन वाली लाइन एक्चुअल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है वहाँ पे, वो हमें ना बस
मैथमेटिकली शो करना है वहाँ पे हमें बीटा दिखाना पड़ेगा, एक त्रिकोणमिति के लिए हमें एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, इसलिए हम बना रहे हैं। वो एक्चुअल में इस पूरे डायग्राम में एग्जिस्ट नहीं करता है, हम नहीं भी बनाएंगे तब भी प्रतिबिंब बनेगा, बट क्योंकि हमें सॉल्व करना है तो हमें अल्फा बीटा चाहिए, और बीटा तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप प्रतिबिंब को नेत्रिका से कनेक्ट ना कर दो। जैसे यहाँ वस्तु को हमने ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ पर वस्तु है तो यहाँ हमारी आंखें हैं, ये प्रतिबिंब है तो वहाँ हमारी आंखें होंगी, ये बीटा हो गया। ये एक्चुअल में इनमें से किसी से नहीं टकरा रहा है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये बस हम मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ रह गया, आंखें बनाना। अब क्योंकि मेरा डायग्राम बिल्कुल पीछे चला गया है, यहाँ तो चलो मैं आंखें बना ही सकता हूँ। अब जो जितनी सुंदर आंखें बनाएगा उसको उतनी सुंदर वर या वधु मिलेगा। अब तुम्हें वर चाहिए कि वधु चाहिए तुम पे डिपेंड करता है। यहाँ बनाना है आंखें, क्योंकि यहीं से हमें प्रतिबिंब फाइनली दिखता है, तो इधर ही हमें लगभग आंखें बनानी है। अब देखना मेरी वाली अंधी ना निकल जाए। चलो आईब्रो तो बना दी मैंने। ठीक है, कौन सी आंखें बनाएं? ब्लू आइज, ग्रीन आइज, रेड आइज, ब्लू ही बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये आइज का क्या मतलब है कि आप लेंस जो भी एडजस्ट कर रहे हो, आपकी आंखें एक्चुअल में यहाँ से प्रतिबिंब को देख रही हैं। ठीक है, लेंस के इस भाग से प्रतिबिंब को देख रहे हैं, हम लेंस के इस हिस्से पे फोकस कर रहे हैं और हमें प्रतिबिंब मिला है तब। ठीक है, ये इसका रे डायग्राम कंप्लीट होता है। इस डायग्राम में हमें और भी चीज़ें क्या क्या दिखानी है, हम डिस्टेंस दिखाते हैं ना, यू, वी, एफ, ये सब दिखाते हैं ना। तो अब इसको देखो, यू क्या होता है? वस्तु की लेंस से दूरी। पहले लेंस पे ध्यान दो, पहले लेंस के लिए वस्तु का कौन है? ए बी है। अब देखो दो लेंस है तो दो यू आएगा, दो वी आएगा। तो मैंने क्या बताया, जब दो लेंस है तो पहले लेंस के लिए जो भी होगा उसको हम ओ से दिखा देंगे, ऑब्जेक्टिव, और दूसरे लेंस के लिए जो होगा उसके नीचे हम ई दिख देंगे बेस में। ई मतलब कि ये आईपीस के लिए है। तो क्या हम पहले लेंस के लिए वस्तु वो निकाल रहे हैं, यू निकाल रहे हैं, एफ तो फोकस दूरी के लिए है ना, वो तो यहाँ के लिए हम कहीं बना ही सकते हैं यहाँ पे एफ। अब वस्तु की लेंस से दूरी चाहिए, बार बार मैं यही मार्कर उठा ले रहा हूँ, इसमें इंक है ही नहीं। तो वस्तु की लेंस से दूरी है, कौन से लेंस से दूरी है? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये वस्तु की दूरी को किस चीज से दिखाते हैं? यू से। और ऑब्जेक्टिव लेंस का है तो किस चीज से दिखाएंगे? ओ से। वैसे वस्तु का क्या बना? प्रतिबिंब बना। ठीक है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी को किस चीज से दिखाते हैं? वी से दिखाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब कौन सा प्राप्त हुआ? ये। तो इसका लेंस से जो दूरी होगा उसको किस चीज से दिखा देंगे हम? वी से। ये वस्तु, अब कंफ्यूजन हो जाएगा यार, एक सेकेंड रुको, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ क्योंकि ब्लैक से मैंने सारा रे डायग्राम दिखाया है मैक्सिमम। दूसरा कलर यूज करता हूँ जिसका मैंने सबसे कम यूज किया हुआ। किसका यूज किया है कम? ग्रीन या ब्लू या रेड। ब्लू से कर देते हैं, ब्लू से ही कर देते हैं, तो ब्लैक से कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सी लाइन ली है। तो ये आ गया आपका यू। ये याद रखना, डिस्टेंस जब भी नापोगे इधर लेंस से टच नहीं करवाना होता, डिस्टेंस नापा जाता है एकदम ऑप्टिकल सेंटर को मानते हुए, एकदम यहाँ तक। तो ये वस्तु, ये वाला इसका एकदम ऐसे से मानते हुए दिमाग में। वैसे इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? इधर। मतलब आपको लेंस एकदम 20 से नापना है, डिस्टेंस एकदम 20 से। तो ये प्राप्त हो गया, ये हो गया V, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी। और किस लेंस की बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस की, तो क्या हो जाएगा? ओ। और कौन सा डिस्टेंस है? अब आया आईपीस लेंस, नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु कौन है? ए डैश बी डैश। नेत्रिका लेंस के लिए वही वस्तु बन गया। तो नेत्रिका लेंस और वस्तु को कनेक्ट करो आपस में। अब इधर करूंगा, इधर कंफ्यूजन होगा, मैं नीचे से कनेक्ट करता हूं।
मैं जानबूझकर नीचे साइड से दिखा रहा हूँ क्योंकि ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे डायग्राम लाइन गए हुए हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, ये अभिदृश्यक लेंस, ये अभिनेत्रिका लेंस का वस्तु है। तो वस्तु की लेंस से दूरी को यू से दिखाते हैं। और ये किस लेंस के लिए वस्तु है? आईपीस लेंस के लिए वस्तु है। समझ गए? अब आईपीस लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन है? ए डबल डैश बी डबल डैश, यही फाइनल प्रतिबिंब है। तो फाइनल प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की वस्तु लेंस से दूरी को किस चीज से दिखाते हैं? वी से। और क्योंकि ये फाइनल वाला है वी से, और क्योंकि ये किसके कारण बना है? आईपीएस के कारण बना है, इसलिए मैं इसको किस चीज से दिखाऊंगा? वीई से। तो देखो दो बार आएगा यूओ यूई, वीओ वीई, नाम से पता चल रहा है। ये ओ का मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी है, ये आपका आईपीएस लेंस के लिए वस्तु और प्रतिबिंब का दूरी है। एक और चीज अल्फा के लिए, एक और आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा अल्फा के लिए। वो क्या बनाना है, कैसे बनाते थे हम अल्फा? एक छोटा सा डायग्राम इसके ऊपर कहीं बनाना, जब बनाओगे ना इसको तो नीचे बना लेना, एक छोटा सा डायग्राम पहले ये बना लेना इसके ऊपर कि माने ये वस्तु ए बी है। ये डी तभी समझाऊंगा जब जरूरत पड़ेगी, अभी इसकी जरूरत नहीं है तो छोड़ो, डी यहाँ पर अभी काम आएगा। ये वस्तु अगर ए बी है, ये ना ए बी, तो ए बी से लेंस की दूरी जो भी होगी ये, और ये बिंदु क्या है? ओ। और इससे हमारे आंखों पे एक एंगल बन रहा है, उसको किस चीज़ से दिखाएंगे हम? वस्तु द्वारा आंखों पे जो एंगल बनता है किस चीज़ से दिखाते हैं? अल्फा से। हमें मान के चलना है कि स्टार्टिंग में हमने वस्तु को अपने आंखों से स्पर्श दृष्टि की एक अच्छे डिस्टेंस पे रखा है, मतलब 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मिनिमम रखा है हमने। हमें ये मान के चलना है स्टार्टिंग में कि हमने वस्तु को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा है। तो वो दूरी को किस चीज़ से दिखा देंगे? डी। ठीक है, हम वहाँ 25 सेंटीमीटर एग्जैक्ट नहीं रखेंगे क्योंकि एग्जैक्ट 25 होता नहीं है, वो हम मानते हैं लगभग, तो कैपिटल डी हम मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल में शुरू का स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर डिस्टेंस कितना है? यूओ एक्चुअल में डी है। ठीक है, तो अगर आप घर पे ये डायग्राम बनाना तो उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम ये बना लेना, फिर उसके नीचे ये बनाना। अब ये कंप्लीट डायग्राम हो रहा है, अब इसको अच्छे से देख लो, डेरिवेशन पे इसके बाद आएंगे। देखो अब यहाँ पे स्टार्टिंग से, अब क्योंकि इसको करने के लिए पूरा स्पेस चाहिए इसलिए मैं ये हेडिंग हटा देता हूँ, या रहने देते हैं, इससे ट्राई करते हैं, हटा ही देते हैं, कुछ तो जगह मिलेगा। तो यहाँ से देखो डेरिवेशन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, राइटिंग को क्या हो गया मेरे, मार्कर चेंज करना पड़ेगा। संयुक्त में ओ की मात्रा छोटा होता है बड़ा होता है? ये होता है संयुक्त में बड़ा वो होता है छोटा? सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या निकालना है हमें? आवर्धन क्षमता, ये कोणीय आवर्धन क्षमता कहते हैं इसे। के लिए हमें निकालना होता है कोणीय आवर्धन क्षमता, वो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि हमें ये निकालना है कोणीय आवर्धन क्षमता। किस चीज़ से दिखाते हैं कोणीय आवर्धन क्षमता को? एम से। एम बराबर क्या होता है? बीटा अपन अल्फा। इक्वेशन एक डाल के छोड़ दो। फिर मैंने इससे बात बोला था, जैसे हम ऑप्टिक्स में एंगल छोटे होते हैं तो हम किसी भी एंगल को दिखा, जैसे हमने पीछे बहुत बार यूज किया कि tan अल्फा को अल्फा मान लिया, tan बीटा को बीटा मान लिया, वैसे ही मान लो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर एंगल बहुत छोटे हैं तो tan थीटा को आप लगभग थीटा मान सकते हो। अब यहाँ पे एंगल है बीटा और अल्फा, तो आप बीटा को क्या मान सकते हो? tan बीटा, और अल्फा को क्या मान सकते हो? tan अल्फा। अब यही जो वैल्यू है उसमें पुट कर देना है। बीटा की जगह क्या आ जाएगा? tan बीटा, और अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? tan अल्फा। इस इक्वेशन 1 का जब जरूरत नहीं पड़ा तो उसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं है वहाँ इक्वेशन 1 लिखने की। अब आपको करना क्या है? अल्फा और बीटा की वैल्यू ढूंढना है और वहाँ पे फिर पुट करना है। ऐसे मान लो इक्वेशन 1। अब ढूंढो जरा अल्फा कहाँ पर है।
यहाँ पर है या फिर इसका अलग से यहाँ देखें, ये दिख रहा है अल्फा, ये अलग से इसीलिए डायग्राम बना गया ताकि अल्फा दिख जाए। तो कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है अल्फा के लिए? ट्राइंगल AOB या BOA बोलो, जो मर्जी हो बोलो। तो बताओ इसमें 10 कैसे निकाला जाता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है उसमें? AB और आधार क्या है? तो डायग्राम में अगर देखें तो डायग्राम AOB में अगर आप देखोगे तो क्या लिखेगा? 10 अल्फा कितना आ जाएगा? 10 अल्फा बराबर क्या होगा? लंब कितना है? बटे आधार कितना है? BO। वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, वैल्यू तब पुट करते हैं जब चिन्ह पर पार्टी एकदम लास्ट में करते हैं, जब वहाँ वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ गया आपको 10 अल्फा। अब बीटा के लिए ढूंढो, बीटा के लिए इधर आओ, ये दिख रहा है एंगल बीटा। अच्छा एक चीज़ मान के चलना है, मैं बता देता हूँ, ये जो ग्रीन वाली लाइन गई है ना, जो हमने कहा कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बस हमने बीटा बनाने के लिए बनाया है, वहाँ पे बीटा को शो करेंगे। मान के चलना है ये लाइन और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत मिनिमम है, ठीक है। एकदम परफेक्ट अगर डायग्राम बनाओगे ना, एकदम स्केल से नाप के, तब एक्चुअल में ये जो लाइन है एक्चुअल में एकदम फिट यहाँ बैठेगा। बट इतना पॉसिबल नहीं है कि कोई बच्चा बोर्ड के पेपर में ये बना पाए इतना एग्जैक्ट डायग्राम, ये बस कंप्यूटराइज ही हो सकता है। तो वो पॉइंट आप सेम मान के चलना। वहाँ से 10 बीटा देखते हैं, 10 बीटा क्या आता है। मान के चलो कि ये पॉइंट दोनों सेम ही हैं और इसकी दूरी कितनी है? इतनी। ये ऐसे मान लेता हूँ, देखो A डैश है ना, मैं A डैश यहाँ लिख देता हूँ। चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, दोनों बहुत क्लोज है, तो दोनों में किसी को भी, इसको भी A डैश मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, ठीक है। अच्छा तो A डैश और लेंस के बीच की दूरी कितनी थी? U ही थी, ये दूरी U ही थी। अब एक चीज़ ध्यान दो, हमें बीटा चाहिए, बीटा, ये बीटा। अब ये ट्राइंगल देखो, जैसे ट्राइंगल लिया ना AOB, तो अब लो A डैश E और B डैश, A डैश E B डैश। इसको ध्यान, अगर मैं यहाँ रफली बना भी दूँ तो ये B डैश हो गया, ये E हो गया और ये क्या हो गया? A डैश हो गया, और ये एंगल कितना हो गया? बीटा। तो क्या होता है बीटा, 10 बीटा कितना हो जाएगा बताओ? एंगल A डैश, सॉरी ट्राइंगल A डैश E B डैश में लंब बटे आधार, तो उसमें लंब कौन है? 10 बीटा बराबर लंब कौन है? A डैश B डैश, ठीक है। B डैश A डैश भी बोल सकते हो, बटे लंब बटे आधार। आधार कौन है? सबसे लंबी भुजा तो कर्ण हो जाएगी, ये तो हो नहीं सकता, तो बचा क्या? B डैश E। अब देखो आपको यहाँ पे 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू मिल गई। अब ये 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे? इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करोगे तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 रखो जरा वैल्यू इसमें। कटने वाले इसमें बहुत कम आते हैं, कटेगा कहीं नहीं, इसलिए ये डेरिवेशन इतने लंबे जाते हैं। 10 बीटा कितना हो गया? A डैश B डैश अपॉन B डैश E, ये हो गया 10 बीटा। और 10 अल्फा कितना हो गया? AB अपॉन BO, ये हो गया। M को थोड़ा बीच में रखो। अब मैंने क्या सिखाया है, बटे के भी बटे में जो होता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, और जो बीच में बचे उनका आपस में गुणा। तो मैं इसी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा हूँ। BO सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चला जाएगा A डैश B डैश के मल्टीप्लाई में BO, और बीच में किसका गुणा हो जाएगा? B डैश E, ये गुणा हो गया B डैश E इंटू AB का, ये हो गया। अभी तक समझ में आया? बस 10 अल्फा और 10 बीटा की वैल्यू उठा के डाला है मैंने, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना, A डैश B डैश और AB, इसके लिए मैं एक काम करूँगा अब आगे। इसे डाल लो, इक्वेशन 1 था ये था आपका इक्वेशन 1, इसे डाल लो इक्वेशन 2, ओके। अब एक इक्वेशन 2 में
हम दो त्रिभुज की तुलना करेंगे। अब आपने ये 9th में या 10th में पढ़ा होगा त्रिभुज की समरूपता का नियम, समरूप त्रिभुज वगैरह वर्ड पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा फिर भी समझ में आ जाएगा, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे दो त्रिभुज लेना है, एक लेना है त्रिभुज A डैश B डैश O, A डैश B डैश O दिख रहा है, A डैश B डैश O, ये। अब ये सोचो कि त्रिभुज कैसे बन रहा है, तो मान के चल रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एकदम क्लोज है, तो ये जो लाइन जा रही है एक्चुअल में, ये जो रेड वाली लाइन जा रही है एकदम इस A के कनेक्ट में है, तो A डैश B डैश O, और दूसरा त्रिभुज लेना है ABO। दोनों को हम लेंगे और उसकी तुलना करेंगे। मैं अलग से भी बना देता हूँ डायग्राम अगर कंफ्यूजन होगा तो इसको हटा देते हैं, हम ट्राइंगल ले लेते हैं। बताओ इसके नीचे जगह है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल A डैश, पहले इसकी तुलना कर लेते हैं, क्या है पहले ABO या AOB मान लेते हैं सेंटर, क्योंकि दोनों का कॉमन रखेंगे। AOB व दूसरा हमें मान के चलना है ये A डैश O B डैश, व ट्राइंगल A डैश O B डैश, ट्राइंगल ये और ये दोनों समरूप त्रिभुज। अच्छा, समरूप का संधि विच्छेद करो, क्या मतलब आ रहा है इसका? रूप मतलब दिख, समान रूप से दिख रहा है ना, ये AOB और A डैश O B डैश दोनों समरूप त्रिभुज हैं। ये दिखने में सेम है, दिखने में सेम होने से काम नहीं चलता है, बस मेन चीज़ है कि इसमें ना एक पॉइंट है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, O। तो इसमें हम इनकी भुजाओं को तुलना करते हैं। भुजाओं की तुलना मैं अलग से बना रहा हूँ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, यही वाला डायग्राम है, B A, ये हो गया O, ये है O, तो ये तो हो गया AOB। और A डैश O डैश B डैश का क्या सीन है कि इसके थोड़ा आगे आ गए हम, तो ये मिला हमें B डैश, नीचे आए तो बड़ा सा हमें ये मिला A डैश, और फिर हमें किससे कनेक्ट किया, ये देखिए ये लाइन एकदम सीधी जाती है, मैंने तिरछा कर दिया है इसको गलती से, ठीक है। ये ऐसे मान लो कि ये ऐसे जा रही है, और यहाँ मान लो ये O है, ठीक है। ये तो ये वाला जो A डैश है ना, ये A डैश यहाँ पे डायग्राम में इस A डैश एक्चुअल में यहाँ दिख रहा है, बट ये A डैश दोनों बिंदु को आप मान सकते हो कि ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, इस डायग्राम से ही समझो। तो ये क्या होता है, अल्फ़ा, ठीक है, ये भी अल्फ़ा हुआ, ये भी क्या हो गया, अल्फ़ा। ये समरूप त्रिभुज कहलाएगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों ना त्रिभुज बस छोटे और बड़े का फर्क है, बाकी ये त्रिभुज दोनों सेम है, बस इनकी भुजाओं की लंबाई एक की छोटी है और एक की बड़ी है। ये छोटी त्रिभुज है और ये उसका डुप्लीकेट है, ये बड़ा है। कैसे? पॉइंट एक कॉमन है और दोनों का एंगल कितना है, सेम, अल्फा अल्फा सेम एंगल है। तो इसमें किस भुजा की किस भुजा से तुलना करोगे? जो पहले वाले त्रिभुज में AB है, दूसरे त्रिभुज में AB की जगह कौन काम कर रहा है? यस, A डैश B डैश। और जो पहले वाले त्रिभुज में OB है, वो दूसरे त्रिभुज में कौन काम कर रहा है? OB डैश। तो वही ऐसे ही हमें तुलना करना है दोनों का। दोनों दिखने में अगर सेम होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी सेम होगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ ना, अच्छा बड़े को छोटे से ही तुलना करना, जैसे A डैश B डैश की जगह यहाँ कौन काम कर रहा है, AB, तो इनकी भुजा का अनुपात, और बड़ा वाला कौन है, OB डैश की जगह कौन काम कर रहा है, OB, इनकी भुजाओं का अनुपात दोनों एक दूसरे के सेम होंगे। यही समरूप त्रिभुज का नियम है। नहीं समझ में आया तो अभी समझ में आएगा, अभी लिखूंगा तो बड़े वाले को ऊपर और छोटे वाले को नीचे रखना है। तो बड़ा वाला अगर A डैश B डैश है, A डैश B डैश है, तो उसकी तुलना किससे करेंगे, AB से। और अगर बड़ा वाला OB डैश है तो सेम छोटे त्रिभुज में वो काम कौन कर रहा है, OB कर रहा है। ये क्यों किया हमने? क्योंकि इक्वेशन 3 में एक पॉइंट आ रहा था, इक्वेशन 2 में A डैश B डैश और AB। हमें एक्चुअल में A डैश B डैश AB का एक्चुअल डिस्टेंस हमें नहीं पता है, हमें नापना पड़ेगा। AB तो चलो नाप भी सकते हो, तो वस्तु है इसके लेके नाप लोगे। ये जो A डैश B डैश है, इसको नापना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमें फाइनल इमेज नहीं है। फाइनल इमेज की तो हम नाप भी लेंगे, इसको नहीं नाप सकते, तो बीच का आ रहा है कहीं पे, ये तो लेंस के अंदर कहीं बनेगा, कैसे नापोगे उसे? तो इस A डैश B डैश और AB की जगह पर हम उठाकर क्या रख देंगे, OB डैश OB। कैसे? ये A डैश B डैश अपॉन AB है,
है ना, ये अपॉन में। अगर नहीं आ रहा तो मैं इसको इसके एक दूसरे के अपॉन में भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट अपॉन में ही है। ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की जगह क्या रख दूंगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी, ऐसे रख सकते हैं हम इसको। तो ये वाली वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन 2 में रख दूंगा और देन हम आगे इसको सॉल्व करेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी वगैरह लगा करके। इसके नीचे जगह है, नहीं होगा, उससे काम नहीं चलेगा, मिटाना ही पड़ेगा। इतना बताओ समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया अल्फा बीटा कैसे आया? सिंपल त्रिकोणमिति लगाए, फिर दोनों की वैल्यू उठा के रख दिया। अब ये समरूप त्रिभुज वाला बस इतना सा फंडा था कि दो त्रिभुज एक दूसरे के दिखने में लगभग सेम है, पूरी तरह से सेम ही है, बस एक त्रिभुज छोटा है तो दूसरा उसका बड़ा पार्ट है। तो हमने भुजाओं की तुलना की कि जो छोटे त्रिभुज का भुजा है बड़े त्रिभुज में उसका कौन काम कर रही है। हटा दे रहा हूँ मैं, मान रखा ही कहाँ है हमने अभी तक? ए डैश बी डैश, कहाँ ए डैश? ये रहा ए डैश ई बी डैश, ये वाला त्रिभुज है ए डैश ई बी डैश। तो कोण के सामने की भुजा लंब, तो लंब की जगह ए डैश बी डैश, और लंब बटे आधार, आधार की जगह बी डैश ई। बी डैश ई का डिस्टेंस कौन है? यू ई। तो वही है ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ई। अभी उसकी वैल्यू नहीं रखी है। इतना समझ में आया? ठीक है, एक काम करो, पहले इसको नोट करो, अपना एक पेज छोड़ करके डायग्राम के लिए इसको नोट करो। इसको पॉज कर देना, तब तक है इसे पॉज, होगा ही, हो गया। अब देखो यहाँ तक हो गया ना। अब आपको करना क्या है, बस वैल्यू पुट करना है चेन प्रॉपर्टी यूज करके। अभी तो अच्छा, अभी तो इसकी वैल्यू को इसमें पुट करना है, पहले इसको पुट करने का काम कर लो। ये वाली जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में रख लो, या चाहो तो इसे भी इक्वेशन 3 मान लो। इसे मान लो इक्वेशन 3। इक्वेशन अपने हाथ में होता है, जो नहीं कि जैसे किताब में लिखा है वैसे लिखना है। जहाँ तुम्हें लगता है मान लेना चाहिए वहाँ मान लो। इक्वेशन 3 का मान इक्वेशन 2 में रख दो, लिख दो फ्रॉम, मार्कर में देखो, ये जब इस नया था तो एकदम हल्का लिख रहा था, जैसे जैसे ये समय बिता रहा है, यूज हो रहा है, वैसे वैसे ये डार्क हो रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से। इक्वेशन 2 क्या है? m बराबर, इक्वेशन 2 है m बराबर, पहले तो इसको निपटाओ, a डैश b डैश अपॉन ए बी, इसकी जगह पे कौन आ जाएगा? ओ बी डैश अपॉन ओ बी, इसकी जगह पे आ गया ओ बी डैश अपॉन ओ बी। तो a डैश b डैश हट गया, अब क्या बचा किनारे? b डैश, सॉरी b डैश ओ है, b ओ है, और ए बी हट गया। ए बी के अलावा क्या आ गया इधर? b डैश ई। ए बी की जगह ये आ गया था और ये आ गया b डैश ई। समझ गया? a डैश b डैश अपॉन ए बी की जगह ओ बी डैश अपॉन ओ बी कर दिया, ये ओ बी डैश अपॉन ओ बी कर दिया, और बी ओ अपॉन बी डैश ई एज इट इज रख दिया। अब आपको बस साइन कन्वेंशन चिन्ह प्रॉपर्टी यूज करना है। चिन्ह प्रॉपर्टी याद होगा, नहीं है याद तो सिंपल सा फंडा, जो दूरी लेंस के लेफ्ट साइड है वो माइनस, जो दूरी लेंस के राइट साइड है वो प्लस। ठीक है, सिंपल। और हाइट के लिए ऊपर है तो प्लस और नीचे है तो माइनस। तो अब लिखना है चिन्ह परिपाटी से, फ्रॉम यूजिंग साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी से। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे? फॉर यूजिंग, बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन। चिन्ह ऐसे ही लिखते हैं, इस पे हंत होता, अलंत होता है, चिन्ह होता है परिपाटी से। अब साइन कन्वेंशन में देखो ध्यान से, हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी? ओ बी डैश, ओ बी डैश किसके बराबर है? फिर ओ बी डैश के अलावा और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? बी ओ की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी? ओ बी की जरूरत पड़ेगी, और किसकी जरूरत पड़ेगी? बी डैश ई की जरूरत पड़ेगी। इनकी जरूरत, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओ बी लो चाहे बी ओ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी डैश देखो, ओ बी डैश कहाँ है? ओ, और बी डैश कहाँ है? ये तो ओ और बी डैश के बीच की दूरी कितनी है? ओ क्या है? लेंस, और बी डैश क्या है? पहले लेंस का प्रतिबिंब, तो उसकी दूरी कितनी है? वी ओ। और ये वी ओ जो है ये लेंस के लेफ्ट में कि राइट में है? ध्यान देना है, ओ है ना, ओ
तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लेफ्ट और राइट में देखना है। राइट में है तो ये प्लस, और ये कितना हो जाएगा वी ओ, जीरो नहीं, बी ओ कितना हो गया, बी ओ, ये हो गया बी ओ। लेंस के लेफ्ट में कि राइट में, डिस्टेंस कितनी है, ओ बी पे आओ, ओ बी दिखा, कहाँ गया ओ बी, ओ बी, अच्छा वो एक ही बार, दो बार रिपीट हुआ है क्या, पता है कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। एक डायग्राम बनाया था मैंने इधर शुरू में, ये इस पर मान के चल रहे थे कि ये जो वस्तु है ऑब्जेक्टिव लेंस के नज़दीक वाला, ये स्पर्श दृष्टि की किस पे रखा गया है, न्यूनतम दूरी पर रखा गया है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे ये स्टार्टिंग में वस्तु रखा गया है। तो उस केस में ना हमें इसे ओ भी नहीं, हमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू रख देना था। तो अगर आपने जब ये 10 अल्फा लिया, यही तो आ रहा था अल्फा, तो जब आपने 10 अल्फा लिया तो क्या था 10 अल्फा, लंब बटे आधार, तो लंब क्या था ए बी और आधार कितना है डी। वहाँ पे ओ बी ना रख के हमें डायरेक्ट क्या रखना था, डी रखना चाहिए था, इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। ओ बी ना रख के वहाँ डायरेक्ट रखना था डी, तो ये डायरेक्ट ऊपर गया, तो यहाँ आ गया डी, ये फिर डी ऊपर आ गया है, तो ए डैश बी डैश अपन ए बी की जगह तो ये आ गया, और बगल में आ गया ये डी। इस वजह से ये सारा कंफ्यूजन हुआ, हमें वहाँ पे रखना ही नहीं है, वरना ओ बी करके हम काट देंगे वहाँ गलती से। तो ये क्या है, एक ओ बी कर दो और एक को कर दो बी, डी सॉरी, ये ओ डैश बी डैश हो गया और ये डी। अब डी ध्यान दो, डी लेंस के लेफ्ट में है कि राइट में, अगर ये ओ है ऑब्जेक्टिव लेंस का पॉइंट, तो अगर ये यहाँ होता तो ये यही तो है, ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में क्या कहलाएगा ये माइनस डी। ओ बी क्या है, ओ बी जो है आपका वो आपका क्या हो जाएगा माइनस यू ओ, और बी डैश ई कितना हो जाएगा, बी डैश ई देखो जरा, बी डैश ई दिख रहा है, बी डैश ई, ये लेंस के पहली बात तो आईपीस लेंस के लेफ्ट में माइनस, और बी डैश ई की डिस्टेंस कितना हो जाएगा यू ई, क्योंकि ये वस्तु है, दूसरे लेंस के लिए वस्तु है, तो वस्तु की लेंस से दूरी को यू से दिखाएंगे, और क्योंकि लेफ्ट में है इसलिए माइनस यू। देखना है यहाँ पे, इसको डी रखना, जब भी रखोगे डायरेक्ट रखना इसका वैल्यू। अब ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दो, कोई इक्वेशन मान लो, ठीक है, ये कोई इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन 4, इसमें पुट कर दो और लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4, रखो जरा क्या आता है। तो ये सब हो गया था, फिर हम किस पे आए थे, फ्रॉम इक्वेशन 4, ये वाला इक्वेशन 4 में वैल्यू पुट करना है बस। तो ओ बी डैश की वैल्यू कितनी थी, वी ओ रख दिया, डी की जगह क्या आ जाएगा माइनस डी रख दिया, ओ बी की जगह क्या आ जाएगा माइनस यू रख दिया, और बी डैश ई की जगह क्या आ जाएगा माइनस यू ई। अब बस एक चीज ध्यान दो, प्लस माइनस पे ध्यान दो, नीचे क्या होगा, नीचे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ध्यान दो, नीचे माइनस माइनस का प्लस हो गया और ऊपर एक माइनस है, तो माइनस ही बचा बस, ये तो प्लस हो जाएगा, बस एक माइनस बचा जिसको हम बाहर लिखेंगे। तो फाइनली एम बराबर क्या हो गया, माइनस वी ओ इंटू डी अपॉन यू ओ इंटू यू ई, ये हो गया, ठीक है। अब इसे एक इक्वेशन डाल के छोड़ दो। अब हमारा काम ना, देखो हमारा टेक्निकली आंसर आ चुका है, बट तब जब वो डेरिवेशन में सिंपल पूछे कि हमें बस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता निकाली है, बस सिंपल पूछेगा, तो इतना हो गया है हमारा आंसर। ये जो माइनस होता है ना, ये जो बटे में या फिर गुणा भाग ऐसे माइनस आता है भिन्न में, वो माइनस किसी एक का नहीं होता है, ऊपर भी मान सकते हैं, जरूरत पड़े तो उस माइनस को नीचे भी मान सकते हैं, ठीक है। ये माइनस जो अगर हमने बाहर ले लिया है, ये ऊपर, हाँ इसको हमेशा बीच ही में रखते हैं, ये ऊपर भी मान सकते हैं नीचे भी, हालांकि अभी तो हमें पता है कि माइनस ऊपर वाले की वजह से आया है, ठीक है, लेकिन ये माइनस लगने का मतलब ये पूरा जो है ये पूरा ही माइनस है, एक भी अगर माइनस लग गया तो ये पूरा भिन्न माइनस में हो जाएगा। तो अगर आपसे एग्जामिनर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालिए, तो आ गया है हमारा, बट पूछेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ बीच में जरूर देगा कंडीशन। अब बीच में क्या कंडीशन देगा,
वो कंडीशन देगा, पहला यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो, और दूसरा कंडीशन देगा यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। ठीक है, तो देखो आगे इसमें दो कंडीशंस अभी आएंगे। ये तो तब है जब बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा गया तो ये आएगा, बट जब कंडीशंस पे सवाल पूछेगा तब देखो क्या करना है। केस 1 केस 2 निकालना एम ही था, बट उसके अलावा वो पूछ देता है। देखो सवाल कैसे बनता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें यदि, अब ये यदि लगा देगा ना तो वहीं से दिक्कत है। अगर से बोलेगा आवर्धन क्षमता ज्ञात करें तो इतना दैट्स इट, हो गया हमारा। ये यदि लगाएगा ही लगाएगा, पेपर में हमेशा आता है यदि, कुछ ना कुछ जरूर ऐड करेगा। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करें यदि प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो, तो वो अलग केस हो जाएगा। इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करना है हमें। फिर एक कंडीशन पूछता है यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो। तो प्रतिबिंब तो ये है ना फाइनल प्रतिबिंब, A डबल डैश B डबल डैश। तो अगर वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो रहा है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ये दिखाते हैं कैपिटल D, तो आपको VE बराबर D कर देना होगा, बस इतना सा डिफरेंस है। और अगर प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त हो रहा है तो V बराबर अनंत कर देना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके दोनों देख लेते हैं, केस 1 केस 2 क्या आता है, कैसे आता है। हालांकि हमारा मेन आंसर यहाँ तक आ चुका है, अब ये एक्स्ट्रा जो पूछेगा बोर्ड में उसके लिए हम कर रहे हैं। इतना तक हमारा आ चुका है। ऐसे कोई क्वेश्चन डाल दो, इक्वेशन 4 ये था, 5 कहीं डाला है नहीं, इसे इक्वेशन 5 डालो। अब क्योंकि मैं डायग्राम मिटाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि डायग्राम ही सबसे मेन है, इसलिए इतने में एडजस्ट करते हैं। तो अब केस 1 देखते हैं जरा। केस 1 क्या पूछेगा, मेन दिमाग लगाने वाला काम इतना ही था जो आ चुका है। अब बस केस 1 में कुछ छोटी छोटी वैल्यू पुट करनी है, जैसे यहाँ चिन्ह प्रॉपर्टी में वैल्यू उठा के पुट करना होता है, बस वही करना है। तो केस 1 क्या है, माना, या यदि भी लिख सकते हो, यदि प्रतिबिंब, पहला कंडीशन मान लेते हैं कि माना प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है, दूरी पर प्राप्त होता है या बनता है, प्राप्त होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या करना है आपको, बस यहाँ पर जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है लेंस से, V से दिखाते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को लेंस से VE से दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे बस जो VE है हम उसको किसके इक्वल मान लेंगे, लगभग नहीं, D के इक्वल। ये मैंने पहले भी एक बार लिख कर बैठाया था। केस 1 में बस VE की जगह D रख देना है। तो क्या रख देना है VE की जगह। अच्छा ये बताओ VE जो D है, जो अभी जो D आया वो लेफ्ट में कि राइट में, आई पीस लेंस में, तो ये -D हो जाएगा। और जैसे आपको ये वैल्यू उठा के ना, ये जो वैल्यू केस 1 है, ये इसको केस 1 और केस 2 डायरेक्ट चिन्ह प्रॉपर्टी लगा के लिख सकते हो। अब देखो आपको जो भी नया केस है उसकी वैल्यू को इक्वेशन 5 में पुट करना है। तो इक्वेशन 5 में जैसे VE आ गया तो V की वैल्यू आ गई, वैसे हमें UE की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या कितना बोलो मत यार, ऑलरेडी इतना लंबा चल रहा है। देखो अब V मान लिया और UE की भी जरूरत पड़ेगी हमें। UE कितना आ रहा है, UE तो हमें पहले से पता था, कहीं पे लिखा था हमने। UE लेफ्ट में आ रहा है कि राइट में, हाँ, तो UE लेफ्ट में था कि राइट में, लेफ्ट में था ना, तो ये -UE हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया -UE। अब ये हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, इसमें ना हमें करना क्या है, ये जो 1 ये UE है ना बटे में, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो हम लेंस सूत्र लगाएंगे, लेंस सूत्र से जो फाइनली 1/u की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे। तो लेंस सूत्र होता क्या है, 1/f बराबर 1/v
माइनस 1 अपॉन, अब एक चीज ध्यान दो, ये आईपीस लेंस के लिए हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव के लिए? यहाँ ई आ रहा है, आप फाइनल प्रतिबिंब की बात कर रहे हो तो आईपीस की बात हो रहा है, तो आईपीस के केस में इसको एफ ई कर दूंगा, इससे भी ई कर दूंगा, इससे भी ई कर दूंगा। अब वैल्यू पुट करो, वी ई की वैल्यू कितना है माइनस डी, और यू ई की वैल्यू कितना है माइनस यू ई, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, बस हमें वहां पे कैसे भी 1 अपन यू ई की वैल्यू लाना है। ठीक है, तो 1 अपन एफ ई बराबर 1 अपन, ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, 1 अपन एफ ई बराबर 1 अपन वी, वी की वैल्यू कितनी आई माइनस डी, तो माइनस 1 अपन डी, और ये माइनस, और यू ई की वैल्यू कितनी है माइनस यू ई, क्योंकि वो लेफ्ट साइड था, ये फॉर्मूले का माइनस है और ये उसके चिन्ह पर पार्टी के वजह से हुआ है कि माइनस, तो माइनस माइनस का क्या हो गया, तो फाइनली आया क्या माइनस 1 अपॉन डी, माइनस 1 अपॉन डी, और ये माइनस माइनस का तो प्लस, प्लस क्या आ गया 1 अपॉन यू। हम ये सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें 1 अपॉन यू की वैल्यू चाहिए, ये 1 अपन एफ ई बराबर इतना आ गया। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसके नीचे ही कर देता हूँ, कहीं पे रुक जाओ, एक लाइन बढ़ेगा ही, जब इतना बड़ा ही है तो लिख ही लो, तो 1 अपन एफ ई बराबर माइनस 1 अपन डी, और ये प्लस 1 अपन यू। अब बताओ यहाँ से 1 अपन यू बराबर कितना हो गया, माइनस 1 अपन डी इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 1 अपन यू बराबर 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, ये वैल्यू आ गया 1 अपॉन यू की। ये जो 1 अपॉन यू की वैल्यू आई है, इसे उठा के इक्वेशन 5 में रख दो, जो आएगा वो पहली के केस का आंसर आ जाएगा। बस 1 अपॉन यू की जगह क्या आ गया 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, ये 1 अपॉन यू है। ठीक है, यह काम कर सकते हो, डायरेक्ट इसको यू भी बना सकते हो, ताकि हम डायरेक्ट यू की वैल्यू रखते हैं, ये भी कर सकते हो चाहो तो। अच्छा, इसको 1 अपन यू है, इसको यू कैसे बनाएंगे, त्रिया गुणा, डायरेक्ट भी कर सकते हो चाहो तो, चलो कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को उठा के इस पर रख देता हूँ 5 में। अब इसके लिए कहाँ से जगह बनाए, इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए इधर जगह बनाते हैं, कुल मिला के मुझे मिटाना ही पड़ेगा केस 2 के लिए। क्या बोल रहा था मैंने, कल से ही बता रहा था मैं कि ये बहुत लेंथी डेरिवेशन है। तो देखो जरा, ये 1 अपॉन यू की वैल्यू उठा के इक्वेशन 5 में रख दो, तो लिख दो 1 अपॉन यू, या एक से नया इक्वेशन भी डाल सकते हो, का मान किस में रख रहे हैं 5 में रख रहे हैं, का मान इक्वेशन 5 में रखने पर देखो जरा, 1 अपन यू का मान, ये पूरा वैल्यू उठाकर अगर 5 में रखे तो क्या होगा, ये 1 अपन यू। अब देखो कैसे रखना है, उसका भी तरीका है, m बराबर माइनस वी ओ अपन यू, ये हो गया माइनस वी ओ अपन यू ओ, इंटू क्या है d है, इसको रख देता हूँ d। अब बगल में क्या देखो, ये बटे में ना 1 अपन यू है ना, ये तो 1 अपन यू आप इसको लिख सकते हो, तो 1 अपन यू की वैल्यू कितनी आ रही है, ये d है ना, तो d को d, और 1 अपन यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपन एफ ई प्लस 1 अपन, तो ये बटे में यू था 1 अपन यू, उसकी जगह पे ये आ गया, नहीं आएगा, गुणा में 1 अपन एफ ई प्लस 1 अपन डी। अब डी के अंदर गुणा करोगे तो डी अपन एफ ई हो जाएगा, और ये डी अपन डी हो जाएगा, डी से डी कैंसिल। तो अब देखो m बराबर क्या आया, माइनस वी ओ इंटू डी, इसको बाहर ही रखो, अंदर क्या आ गया अंदर आ गया डी अपॉन एफ ई, फिर डी का अंदर गुणा करो तो डी बटे डी हो जाएगा,
ये हो जाएगा डी बटे डी, कट करोगे डी बटे डी को तो क्या आ जाएगा 1। ये पहले केस का आंसर है। सेकंड केस छोटा सा है, सेकंड केस में इतना मेहनत नहीं करनी है। सेकंड केस में मानना है कि ये माना प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता है, तो v की जगह अनंत आ जाएगा, तो 1 अपन अनंत 0 हो जाएगा, तो 1 अपन u की वैल्यू डायरेक्ट 1 अपन f आ जाएगा, माइनस f। उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया बस एक छोटा सा काम, 5 मिनट का और काम, वो केस 2 हो जाएगा। ठीक है, और केस 2 के लिए जगह बनाते हैं। अब देखो कैमरे में इधर थोड़ा सा जगह बचा है, ये इसको मिटा ही देता हूँ यार, ये तो लिख दिया है ना, हाँ घुमा तो सकते हो, ये लिख दिया है ना, वैसे रहने दो, रुक जाओ, इसको मिटा ही देता हूँ जब लिख ही रखा है। बस ये थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा। केस 2 कर दो, ये केस 1 था, अब ये केस 2 पे आ जाओ। केस 2 क्या है? जब माना प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त होता हो, ठीक है, तो उस केस में बस v की जगह इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, केस 2 क्या है? जब प्रतिबिंब, जब माना जो लिखना है वो लिखो, प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत, इन्फिनिटी किस चीज़ से दिखाते हैं? ये पर बने। 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 को अगर अनंत से भाग कर दोगे तो कुछ लगेगा हाथ? कुछ भी नहीं लगेगा हाथ, 0 बचेगा। करना क्या है, इसको भी इक्वेशन 5 में ही सॉल्व करना है। तो हम मान के चल रहे हैं प्रतिबिंब, फाइनल प्रतिबिंब के लिए, तो फाइनल प्रतिबिंब के लिए v कितना मान लिया? इन्फिनिटी। तो अगर इस फॉर्मूले में पता ही है लेंस सूत्र का यूज करना है, तो v है तो u भी मेंशन करना पड़ेगा। तो u आपको पता है, u लेफ्ट में आता था, तो माइनस u वही लगा है, यही चीज़ आया है, बस वो अनंत बन गया है और ये माइनस u बन गया है। अब बस वही चीज़ दोबारा से रिपीट होगा। कौन सा सूत्र यूज करना है? लेंस सूत्र से। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में दोनों नहीं करना है, या तो केस 1 करना है या केस 2 करना है। और एग्जामिनर शरीफ होगा तो वो केस 1 और केस 2 पूछेगा ही नहीं, वो सिर्फ इतना पूछेगा कि आवर्तन क्षमता निकालिए। मैं तुम्हें कंप्लीट बता रहा हूँ। हाँ, तो क्वेश्चन में पूछ बताया ना, भी क्वेश्चन बनता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक मतलब फॉर्मूला। तो अगर वो सिंपल सवाल पूछेगा तो यहाँ तक मैं ख़त्म, इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। लेकिन वो पूछेगा नहीं, वो अक्सर ना एक्स्ट्रा जरूर ऐड करेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करें यदि। अब वो यदि करेगा, वहाँ से दिक्कत हो जाता है। यदि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त हो, या फिर पूछेगा यदि प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो? अनंत पे। अगर वो पूछेगा भी तो दुआ करना कि वो अनंत वाला पूछे, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। तो ये क्या है, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1, ये बस लास्ट है, इसे देख लो। अब क्योंकि आईपीएस के लिए हो रहा है इसलिए ई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करोगे तो v की वैल्यू कितनी हो गई? अनंत, और ue की वैल्यू माइनस ue, तो ये हो गया 1/fe बराबर 1/इन्फिनिटी माइनस माइनस का प्लस हो गया। 1/अनंत कितना हो जाएगा? 0, और माइनस माइनस का प्लस, तो सिंपल 1/fe किसके बराबर हो गया? 1/ue की। और हम ये सब कर क्यों रहे हैं? ताकि 1/ue की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 5 में रख सके, ये 1/ue की वैल्यू। तो बस जैसे यहाँ पे लिखा है 1/ue का मान 5 में रखने पर, वैसे यहाँ पे भी लिखना है 1 लास्ट लाइन है ये, बस उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो लिख दो 1/ue का मान, 1/ue का मान इक्वेशन 5 में रखने पर। खुद से तुलना करो, 10th में जो इंसान
ऑप्टिक्स पढ़ के उछलता होगा कि हमें आ गया हमें आ गया। 12th में ना वो लेवल ही नहीं है कहीं से मैच करता हो, इसलिए 10th वालों को पढ़ाने का मन भी नहीं करता है। एक बैच पढ़ाया मैंने आज तक 10th का, वो लगा कि मेरे लायक नहीं है बच्चे, वो इतने में इतना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ये होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं कहता दिमाग में कि आओ बेटा आगे आगे पता चलेगा ऑप्टिक्स क्या है। वही 10th का मैथ का है, 2-4 ट्रिग्नोमेट्री क्या सॉल्व कर लिया उछलने लगते हैं। 12th में आओ तब मैथ का पता चलेगा। तो 1/UE की वैल्यू इसमें पुट करो, 1/UE की वैल्यू कितना है 1/FE, तो ये 1/UE की जगह सिंपल आ जाएगा FE बस। तो क्या हो जाएगा, मान रखने पर m बराबर क्या है -VO/UO इंटू D, और एक्चुअल में क्या मैं इसको अलग से 1/UE कर सकता था, तो 1/UE की वैल्यू कितना है 1/FE, तो मैं डायरेक्ट इसको ये भी कर सकता हूँ 1/E की जगह 1/ बटे में है ना, तो बटे में क्या कह सकता हूँ 1/FE आ रहा है। ये आपका फाइनल आंसर है। वो केस 1 पूछे केस 2 पूछे, कितना भी घटिया से घटिया सवाल बना के देते, इससे बाहर कुछ नहीं आता। ये कंप्लीट आपका ये है कंपाइंड माइक्रोस्कोप का। हाँ।